मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल। इन दिस सेशन हम डूइंग ऑल द रीजनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम सीसैट एग्जामिनेशन सीसैट 2026। स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन और साथ में सेशन को भी लाइक कर देना। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ईच नंबर अदर देन द फर्स्ट टू is the sum of two immediately preceding numbers from it. If the first two numbers in the sequence are 4 and 7, then what is the sixth number? Very easy question. Sequence of numbers का क्या रिलेशन है यहाँ पे कि each number other than the first two is sum of the two immediately preceding that. तो first two numbers given है 4 and 7. So the third number will be sum of 4 and 7. So that will be 11. Fourth number will be sum of 7 and 11. So that will be 18. Fifth number हो जाएगा हमारा sum of 11 and 18. So that will be 29. And then sixth number will be sum of 18 and 29. So that will be equal to 47. So our answer should be the sixth term, that is equal to 47 option. D is the answer. Okay, very doable, very easy question. Next question. Consider the following statements. Every red is blue, every blue is green, every green is yellow. So which of the following statements is denoted by P, Q and R are correct? Simple question on syllogism. Every red is blue, यानी कि red का set should be inside the set of greens. Then every green, sorry, every inside, एरर कर दिया यहाँ पे, एवरी रेड इज ब्लू, तो यानी कि रेड का सेट विल बी इनसाइड सेट ऑफ ब्लू। फिर उसके बाद में एवरी ब्लू इज ग्रीन, यानी कि ब्लू का सेट विल बी इनसाइड दैट ऑफ ग्रीन। एंड फाइनली एवरी ग्रीन इज येलो, तो ब्लू ग्रीन वाला सेट शुड बी इनसाइड दैट ऑफ येलो। तो दिस विल बी आवर वेन डायग्राम, आवर डायग्राम ऑफ द सेट्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पी कह रहा है एवरी ब्लू इज येलो, इज दैट करेक्ट? बिकॉज ब्लू वाला सेट कंप्लीटली इनसाइड येलो है, तो ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन पी इज करेक्ट। स्टेटमेंट क्यू, एवरी रेड इज ग्रीन, तो रेड इज कंप्लीटली इनसाइड ग्रीन, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। Every red is yellow, red is completely inside yellow also, so that is also correct. All P, Q and R are correct. Option D will be the answer. ठीक है, next question. A pattern formed by two characters A and B is repeated more than once in the following string. और string हमें given है, और फिर क्वेश्चन पूछा what is the value of x and x in the 7th and 8th positions from the left in the above string. अब इस स्ट्रिंग में x का वैल्यू सारे केसेस में आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है, x की वैल्यूज डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं। x यानी कि वहां पे हमें वैल्यू जो है वो x से ढका गया है, दैट इज हिडन, तो एक्चुअल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, x इज नॉट अननोन हियर, यानी कि x यहाँ पे सेम वैल्यू नहीं लेगा, सारी जगह पे डिफरेंट वैल्यू हो सकता है। हमें फाइंड आउट करना है 7th और 8th प्लेस पे वैल्यू। टोटल कितने लेटर्स हैं स्ट्रिंग में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर्स इन टोटल है। और हमें यहाँ पे एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है पैटर्न। 15 कैसे बना सकते हो? 15 इज बेसिकली 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, तो या तो 3 वाला पैटर्न रिपीट होगा 5 टाइम्स, या फिर 5 का पैटर्न रिपीट होगा 3 टाइम्स, तो दो में से कोई एक केस होगा। ठीक, क्योंकि 1 इंटू 15 नहीं हो सकता, 15 का पैटर्न रिपीट नहीं होगा, 15 होगा तो फिर पैटर्न रिपीट ही नहीं हुआ। और क्वेश्चन आप सब कह रहा है कि हमारा मोर देन वंस रिपीट हुआ है पैटर्न फॉर श्योर। तो पहले 3 वाला चेक कर लेते हैं, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 3 वाला पैटर्न। अब यहाँ पे हमें लास्ट में दिख रहा है पैटर्न बी ए बी, यानी स्टार्ट में ही बी ए बी होना चाहिए, बट क्या ये पॉसिबल है? अगर बी ए बी लिखोगे तो यहाँ पे ए और बी, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज मिडिल में तो बी आ रहा है, यानी कि 3 वाला पैटर्न तो डेफिनेटली नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। यानी कि 5 का पैटर्न होगा जो रिपीट हो रहा होगा थ्राइस। पक्की बात होगी क्योंकि 3 वाला तो कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, तो 5 देन 5 एंड लास्ट में भी 5 आ रहा है। अब 5 के पैटर्न में सबसे पहला लेटर आ रहा है ए, नेक्स्ट बी आएगा बिकॉज फर्स्ट में बी आ रहा है, और फिर उसके बाद में लास्ट 3 आ रहे हैं बी ए बी। तो ए बी बी ए बी इज द पैटर्न, ए बी बी ए बी। और क्वेश्चन पूछा हमने 7th और 8th, यानी कि 6th 7th एंड 8th आर बी एंड बी ओनली, तो बी बी ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। P, Q, R, S and T are ranked 1 to 5, not necessarily in that order. The rank of P is 4, the rank of Q is not 5, the rank of R is 1, the rank of S is not 2, the rank of T is not 3. तो हमें दो रैंक तो फिक्स हैं P और R का, तो रैंकिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और फिर पॉसिबल केसेस बना लेते हैं, बिकॉज बहुत लिमिटेड केसेस बनेंगे यहाँ पे। दो रैंक तो हमने फिक्स ही कर दी ना, तो बचे हुए 3 के लिए ही केसेस बनेंगे, वहाँ पे भी हमें कंडीशंस गिवन है, तो मैक्स 2 या 3 केसेस बनेंगे। ठीक है, गिवन है हमें रैंक ऑफ P इज इक्वल टू 4, तो P का रैंक इज फिक्स्ड एट 4 एंड रैंक ऑफ R इज इक्वल टू 1, R का रैंक इज फिक्स्ड एट 1। अपार्ट फ्रॉम दैट रैंक ऑफ P इज नॉट 5, फिफ्थ रैंक पे P नहीं हो सकता, रैंक ऑफ Q इज नॉट 5, तो फिफ्थ रैंक पे Q नहीं हो सकता। रैंक ऑफ S इज नॉट 2, S कैन नॉट बी एट द सेकंड रैंक, तो S के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है? S कैन बी एट द थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक, सॉरी थर्ड और फिफ्थ रैंक,
और क्यू कैन बी एट सेकंड और थर्ड रैंक बिकॉज फिफ्थ तो हो नहीं सकता। ठीक है, सो क्यू के लिए दो केसेस बनेंगे। अब मान लो पहला केस बना लेते हैं, क्यू को सेकंड रैंक में फिलअप कर देते हैं, और एक और केस बना लेते हैं जहाँ पे कि हमारा क्यू कैन बी एट द थर्ड रैंक। सिमिलरली एस के लिए थ्री पॉसिबिलिटीज है, 3 और 5। अब सेकंड वाले केस में एस कैन नॉट बी एट 3, तो एस मस्ट बी एट 5। और फर्स्ट केस में हमारा एस कैन बी एट 3 और 5। तो अभी एक और कंडीशन हमारा रह गया, तो उसको भी देख लेते हैं कि रैंक ऑफ टी इज नॉट 3, तो टी कैन नॉट बी एट 3। तो पहले वाले सिनेरियो में टी मस्ट बी एट 5, एस आ जाएगा एट प्लेस 3। और सिंस टी कैन नॉट बी एट 3, तो डेफिनेटली टी मस्ट बी एट 2 एट द सेकंड सिनेरियो। दो ही पॉसिबल केसेस बनेंगे हमारे, कोई तीसरा केस बनने वाला नहीं है। ठीक है, या तो केस नंबर 1 होगा या केस नंबर 2 होगा, दोनों में से कोई ये केस होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो फर्स्ट कह रहा है इफ द रैंक ऑफ एस इज 3, यानी कंडीशनल है, इफ द रैंक ऑफ एस इज 3 देन दैट ऑफ टी इज 2। अगर एस का रैंक 3 है, यानी कि कौन सा केस हो गया हमारा, पहले वाले केस की बात कर रहा है, बिकॉज एस का रैंक 3 है पहले केस में, तो इन दैट केस देन दैट ऑफ टी इज 2। तो क्या टी का रैंक 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है, टी का रैंक आ रहा है 5 इन द फर्स्ट सिनेरियो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज इफ रैंक ऑफ एस इज 3 देन रैंक ऑफ टी मस्ट बी 5। तो फर्स्ट इनकरेक्ट होगा। सेकंड, इफ द रैंक ऑफ क्यू इज 3 विच इज इन द सेकंड सिनेरियो, तो इन दैट केस दैट ऑफ टी इज 5। तो टी का रैंक अगेन 2 हो जा रहा है, 5 नहीं हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट है तो ऐसा भी कर सकते थे कि हमने फिलअप कर लिया पहले जितना हमारे पास गिवन था। हालांकि दो ही केसेस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ज़्यादा केसेस बन रहे होते जस्ट इन केस, तब हम क्या करते हैं कि 1 2 3 4 एंड 5, और वन तो फिक्स था हमारा, रैंक ऑफ पी इज़ 4, हाँ तो पी 4 पे आ गया, रैंक ऑफ आर इज़ 1, तो आर आ गया 1 पे। ये तो पोजिशन फिक्स हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में हम जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग पहले तो मेंशन कर लें कि एस कैन नॉट बी एट 2, टी कैन नॉट बी एट 3 और क्यू कैन नॉट बी एट 5। अब पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है इफ रैंक ऑफ एस इज 3, तो एस को फिल कर दो 3 पे। अब जैसे ही एस को 3 फिल किया तो हमें पता है कि क्यू कैन नॉट बी एट 5, तो क्यू मस्ट बी एट 2 और टी आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो अब इस केस में देख लो कि टी का रैंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली सेकंड वाले में अब फिलअप कर दो, क्या गिवन है, रैंक ऑफ क्यू इज 3, तो क्यू को फिलअप कर दो 3 पे। क्यू जैसे ही 3 पे आ गया, अब हमको पता है कि एस कैन नॉट बी एट 2, तो एस मस्ट बी एट रैंक 5, और फिर टी का रैंक आ जाएगा 2, तो अगेन सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि ज़्यादा केसेस नहीं बनने थे तो हमने पहले वाले केस ही देख लिया। अगर मान लो कि मल्टीपल केसेस बन रहे होते तो फिर हम सेकंड वाले केस से जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम एक और कंडीशन को फिक्स कर रहे हैं। दो रैंक ऑलरेडी हमारी फिक्स थी, एक और रैंक को हम फिक्स करने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे मल्टीपल केसेस बन रहे होते, 8 to 10 केसेस बन रहे होते, ज़्यादा केसेस बन रहे होते, तो फिर हमें डेफिनेटली पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो गिवन है, स्टेटमेंट की कंडीशन के हिसाब से आगे जाना चाहिए था उस केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। पी हैज अ सन एंड अ डॉटर, एस इज द मदर ऑफ टी, एस इज आर स्पाउस, स्पाउस कैन बी हस्बैंड और वाइफ, तो स्पाउस से हम जेंडर फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, स्पाउस है आर का, तो कैन बी हस्बैंड और वाइफ। क्यू एंड आर चिल्ड्रन ऑफ पी, देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस। तो पी के चिल्ड्रन है क्यू एंड आर, और पी के पास एक सन है एक डॉटर है। ठीक है, अब मेल के लिए आई बी यूजिंग साइन ऑफ प्लस, और फीमेल के लिए माइनस का साइन यूज करेंगे। तो पी के देर आर टू चिल्ड्रन, पी क्यू एंड आर। ओके, एंड दिस साइन इज फॉर सिबलिंग्स इन सेम जनरेशन ऑब्वियसली। ठीक है, और दिस साइन इज फॉर मैरिड पर्सन, हस्बैंड और वाइफ। ओके, तो क्यू एंड आर है ब्रदर एंड सिस्टर। अब इनमें से कौन सा ब्रदर है कौन सा सिस्टर है अभी ये तो नहीं पता। क्यू एंड आर है चिल्ड्रन, एंड देन एस इज आर स्पाउस। ओके, देन एस इज द मदर ऑफ टी, यानी कि एस क्या है, फीमेल है, तो आर मस्ट बी अ मेल। और अगर आर मेल हो गया यानी कि आर सन है पी का, तो क्यू मस्ट बी द डॉटर। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस। ठीक है, तो हमें एक चीज़ और पता है, एस मदर है तो टी भी आ गया, बट हमें क्यू और एस का रिलेशनशिप पूछ रहा है। तो कैसा कनेक्शन है, एस का जो हस्बैंड है उसकी सिस्टर है क्यू, तो क्यू इज सिस्टर ऑफ हस्बैंड ऑफ एस, ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 persons A B C D E F and G travel by 3 cars X Y and Z, A and another 2 of them travel by X। तो 3 कार है हमारे पास X Y and Z, and there are total 7 persons। देन गिवन है हमें कि A and another 2 of them travel by X, यानी कि X से A ट्रैवल कर रहा है और दो और लोग ट्रैवल कर रहे हैं, टोटल कितने पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, A plus 2, 3 persons आर ट्रैवलिंग फ्रॉम X by X। ओके, ओनली E ट्रैवल्स विद G, यानी E और G आर ट्रैवलिंग टुगेदर, E एंड G आर ट्रैवलिंग टुगेदर, साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। C ट्रैवल्स बाई Z,
बट बी डज नॉट ट्रैवल बाय वाई। तो सी ट्रैवल कर रहा है जेड से, बट बी वाई में ट्रैवल नहीं कर रहा है। बिसाइड्स ए एंड बी डू नॉट ट्रैवल बाय द सेम कार। अब ए ट्रैवल कर रहा है एक्स में, ये हमें पता है, और ए और बी को भी साथ में ट्रैवल नहीं करना है। तो ए और बी अगर साथ में ट्रैवल नहीं करेंगे तो बी एक्स से भी ट्रैवल नहीं कर सकता, वाई से भी नहीं कर सकता, और एक्स से करेगा तो ए के साथ में हो जाएगा, तो ए के साथ में नहीं होना है उसको, तो एक्स से भी नहीं करेगा, यानी कि क्लियरली बी मस्ट बी ट्रैवलिंग विद सी। ये जेड में ट्रैवल कर रहा होगा, क्योंकि एक्स और वाई में ट्रैवल नहीं कर रहा है, ट्रैवल तो सारे ही कर रहे हैं। ठीक है, सो सी भी हमारा सिनेरियो हो गया। अब हमको ये पता है कि ई एंड जी और ट्रैवल विद टुगेदर, और साथ में ये भी गिवन है कि ओनली ई, ये भी मेंशन है कि ओनली ई ट्रैवल्स विद जी, यानी कि ई और जी के अलावा कोई भी और ट्रैवल नहीं कर रहा होगा। जी के साथ एक ही पर्सन ट्रैवल कर रहा है, विच इज ई। तो ई और जी अकेले ट्रैवल कर रहे होंगे, दिस इंप्लाइज दैट दे मस्ट बी ट्रैवलिंग विद वाई, क्योंकि अगर एक्स में आ जाएंगे तो ए भी साथ में हो जाएगा। अब जो बच गए उन सबको फिलअप कर दो एक्स के साथ में, क्योंकि हमें पता है कि टोटल 7 है, टोटल 7 है, 5 हम ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं, 2 और बचे हैं, तो 2 को हमें साथ में रखना है ए के, तो जो बचे हुए 2 होंगे वो डेफिनेटली ए के साथ में ही आएंगे, कहीं भी और फिलअप नहीं हो सकते। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बच गया और एफ बच गया। ए डी एफ विल बी ट्रैवलिंग बाई एक्स, ई और जी वाई से, और सी और बी जेड से। सब कुछ फिलअप हो गया। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नो वन ट्रैवल्स अलोन, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, ओनली डी ट्रैवल्स विद एफ, तो डी और एफ साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, बिल्कुल ये तो सही है, बट ओनली नहीं है, ओनली नहीं है, दैट इज वाई दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज ए भी साथ में ट्रैवल कर रहा है। ओनली सी ट्रैवल्स विद बी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ठीक है, अगेन बढ़िया, एक बढ़िया सवाल था, सिंपल सवाल था, मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे से पढ़ा होता तो बिल्कुल करने वाला सवाल था। अगला क्वेश्चन करते हैं। 8 persons P, Q, R, S, T, U, V, and W sit around a round table in 8 different seats placed with equal distances between any two consecutive seats. Both P and R are adjacent to Q. Both T and R are adjacent to S. Both Q and W are adjacent to V. S and W are on opposite chairs. If while going in the clockwise direction around the table from P, one meets R before T, then how many persons shall Q cross while moving the clockwise direction around the table before meeting W? ठीक है, तो 8 पर्सन है जिनको अराउंड हमें एक राउंड टेबल पे अरेंज करना है, बैठाना है, और जब तक मेंशन ना हो अदरवाइज तो कैसे बैठेंगे राउंड टेबल पे? फेसिंग इनसाइड, इजंट इट सो? ठीक है, अब 8 सीट्स हैं इक्वी डिस्टेंट, लगा दो सारी की सारी सीट्स, तो 4 तो आ गई, 4 और हमने मिडिल पे रख कर दी, टोटल 8 सीट्स हमारे पास हो गई। अब हम क्वेश्चन की कंडीशंस को पढ़ते हैं एक एक करके और समझते चलते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज क्लॉकवाइज ऑब्वियसली, एंड दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, फर्स्ट कंडीशन, बोथ पी एंड आर आर एडजेसेंट टू क्यू। पी भी क्यू के एडजेसेंट है और आर भी क्यू के एडजेसेंट है। कैसे पॉसिबल है? दैट क्यू मस्ट बी इन द मिडल बिटवीन पी एंड आर। तो पी क्यू एंड आर साथ में हो सकते हैं। अब या तो पी क्यू आर होगा या फिर होगा आर क्यू पी। अगर हम क्लॉकवाइज बात करें तो या तो पी क्यू आर होगा या फिर आर क्यू पी होगा, या फिर इसको ऐसे मेंशन कर सकते हो कि हमने पी क्यू आर लिख दिया और डायरेक्शन के लिए बोथ साइड्स बना दिया कि पी क्यू आर हो सकता है, आर क्यू पी हो सकता है, बस लिख दिया पी क्यू आर। पी क्यू आर साथ में है, एक ग्रुप है पी क्यू आर हमारा, बट उनका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, अभी हमें नहीं पता कि डायरेक्शन कौन सा होगा। सिमिलरली टी एंड आर एडजेसेंट टू एस, तो टी एंड आर एडजेसेंट टू एस, यानी कि टी एस एंड आर का ग्रुप बन जाएगा एक, और यहाँ पे भी डायरेक्शन हमें पता नहीं है, तो बोथ साइड्स बना दिया। अब देखो आर दोनों में कॉमन आ रहा है, पी क्यू के साथ भी आर आ रहा है और टी एस के साथ भी आर आ रहा है, तो क्या कंबाइन कर सकते हो? दोनों स्टेटमेंट कंबाइन हो जाएंगे और बन जाएगा हमारा पी क्यू आर एस टी। अगेन हमें डायरेक्शन नहीं पता है अभी भी, तो डायरेक्शन दोनों साइड में ड्रॉ करोगे पी क्यू आर एस टी का भी। फिर इसके बाद में बोथ यू एंड डब्ल्यू एडजेसेंट टू वी, यानी कि यू वी एंड डब्ल्यू ये भी साथ में है, डायरेक्शन इनका भी नहीं पता, बोथ साइड्स। एस एंड डब्ल्यू आर ऑन द अपोजिट चेयर्स, चलो ये हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट एस एंड डब्ल्यू आर ऑन अपोजिट चेयर्स। ओके, एंड इफ वाइल गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द टेबल फ्रॉम पी, वन मीट्स आर बिफोर टी, जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पहले आर मिलेगा फिर टी मिलेगा, यानी कि क्लॉकवाइज में ही हमारा सीक्वेंस होगा पी क्यू आर एस टी। देखो दो केसेस बनते हैं हमारे, अगर क्लॉकवाइज हम फिलअप कर रहे हैं तो देखो पी क्यू आर एस टी, या फिर हम फिलअप करते हैं क्या कि एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं, तो पी क्यू आर एस एन टी। ठीक है, ये पहला वाला है क्लॉकवाइज वाला केस, दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज वाला केस। बट अगर एंटी क्लॉकवाइज हमने फिलअप किया पी क्यू आर एस टी को, तो उस केस में क्या होगा कि जब क्लॉकवाइज जाएगा पी, जब क्लॉकवाइज जाएगा तो पहले उसको टी मिलेगा, उसके बाद में आर मिलेगा। और जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि क्लॉकवाइज जाने में अराउंड टेबल पी फर्स्ट मीट्स आर बिफोर टी, यानी कि फिलअप कैसे करोगे? पहले पी फिर आर फिर टी, यानी कि पी क्यू आर एस टी हो जाएगा। दिस विल बी द राइट फिलअप, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, फिलअप हो गया। अब हमें ये पता है कि एस और डब्ल्यू अपोजिट है, एस के अपोजिट डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू के यहाँ फिलअप कर दिया, डब्ल्यू के साथ में आएगा वी देन यू।
तो ये पूरा हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है। फिर क्वेश्चन से पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन्स शैल क्यू क्रॉस वाइल मूविंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द टेबल बिफोर मीटिंग डब्ल्यू। तो क्यू को कितने लोग क्रॉस करना पड़ेगा? क्यू जब क्रॉस करेगा तो अल्टीमेटली डब्ल्यू तक पहुंचने के लिए उसको आर एस टी यू वी 5 पर्सन को क्रॉस करना पड़ेगा। 5 पर्सन को क्रॉस करना पड़ेगा। आंसर विल बी 5, ऑप्शन। ओके, ठीक है। इसी बात को ऐसे भी समझ सकते थे कि अगर क्यू को पहुंचना है डब्ल्यू तक तो किसको क्रॉस नहीं करेगा? अपने आप को क्रॉस नहीं करेगा, डब्ल्यू को क्रॉस नहीं करेगा, और जो बच गया, क्योंकि अगर यहाँ पे तो मान लो 8 पर्सन थे, बट मान लो कि लार्जर नंबर ऑफ पर्सन होता तो वो क्यू को क्रॉस नहीं करेगा ऑब्वियसली, वो डब्ल्यू को क्रॉस नहीं करेगा, और जो बच गया पी इसको भी क्रॉस नहीं करेगा, तो 3 के अलावा बाकी सबको क्रॉस करेगा, यानी कि 8 माइनस 3 विल बी आवर आंसर विच इज इक्वल टू 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जीरो इज इनकोडेड एज ए डी एस एन देन हाउ डू यू इनकोड स्टॉप। जीरो का कोडिंग हुआ है ए डी एस एन, ए डी एस एंड एन। तो ए यानी कि जेड प्लस वन किया, डी यानी ई से डी पे गए 1 माइनस किया, आर से एस पे गए 1 प्लस किया, ओ से एन पे गए 1 माइनस किया, यानी कि अल्टरनेट +1 -1 है, स्टार्टिंग विद +1। तो सेम काम करेंगे स्टॉप में। S+1 टी आ जाएगा, T-1 एस आ जाएगा, O+1 टी आ जाएगा, और P-1 ओ आ जाएगा, तो TSPO, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person facing the east travels 4 kilometers straight and then turns right and travels 3 kilometers, then further turns left and travels 2 kilometers, and finally turns left and travels 3 kilometers. The minimum distance between the final point and the initial point and the direction in which the person is facing at the final point are which of the following? So north, south, east and west. The person is initially facing east, ठीक है, facing east और travel करता है 4 kilometers. So this is the starting point. He travels 4 kilometers towards east, then turns right and travels 3 kilometers. So turns right and travels 3 kilometers. Further turns left and travels 2 kilometers. So turn करता है left और फिर travel करता है 2 kilometers. And then finally turns left and travels 3. Okay. तो एंड में क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट से एंड में कितना डिस्टेंस आया हमारा? डिस्टेंस आया इफेक्टिवली 4 + 2 6 किलोमीटर्स, यानी कि ऑप्शन ए आंसर नहीं है, ऑप्शन सी आंसर नहीं है। बट ध्यान देना है, एंड में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का एक तो डिस्टेंस पूछा है, दैट इज फाइन, और फिर डायरेक्शन इन विच द पर्सन इज फेसिंग। तो पर्सन फेस कौन सी डायरेक्शन कर रहा है? अब देखो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से हम देखते तो स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट की तरफ वो पर्सन मूव किया है, यानी कि अगर हम डिस्टेंस जो है डिस्टेंस की बात करें तो। बट क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है कि किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो ही इज फेसिंग डायरेक्शन दैट इज ईस्ट। फेस तो ईस्ट को कर रहा है ना, ठीक है, फेस तो ईस्ट को कर रहा है, दैट इज वाई हमारा आंसर होगा 6 किलोमीटर्स एंड ही इज फेसिंग ईस्ट, ऑप्शन, सॉरी ईस्ट थोड़ी है उधर पे, नॉर्थ है, नॉर्थ को फेस कर रहा है, नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो आंसर होगा 6 किलोमीटर एंड नॉर्थ, ऑप्शन डी। ठीक है। तो फाइनल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट पे है, बट द पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, दैट इज आंसर विल बी ऑप्शन डी, 6 किलोमीटर एंड नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 cubes are identical in shape. Out of these, the weight of each of the 6 cubes is equal, and weight of the remaining cube is less than the weight of any other cube. So a balance is used to identify the lightest cube. So what is the minimum number of attempts required to distinguish the odd cubes with certainty? क्या गिवन है यहाँ पे? 6 क्यूब्स हैं जिनका वेट इक्वल है, और एक क्यूब ऐसा है जिसका की वेट इज लेस देन द वेट ऑफ एनी अदर क्यूब, लेस देन द वेट ऑफ एनी अदर क्यूब। ठीक है। तो आउट ऑफ टोटल 7 क्यूब्स, एक क्यूब ऐसा है जो कि जिसमें प्रॉब्लम है, जिसका वेट लेसर है, बाकी सबका वेट इक्वल है, और एक बैलेंस को हम यूज करें टू आइडेंटिफाई द लाइटेस्ट क्यूब। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश द ऑड क्यूब्स विद सर्टेनिटी। ठीक है। जब भी हम क्यूब्स को जब भी हम किसी बैलेंस का यूज करते हैं तो बैलेंस के यूज करने पे हमें क्या पता चलता है? ठीक है। बैलेंस को यूज करेंगे, और मान लो 2 अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो हमें उससे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा लाइटर है, ये पता चल जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हमने बैलेंस को यूज़ किया है, और बैलेंस के केस में हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ऐसा कुछ अरेंजमेंट आया, आउटकम आया, ठीक है, तो हमें क्या पता है कि दिस वन इज हैवियर,
दिस वन इज लाइटर। और अगर दोनों इक्वल आ गए तो बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे तीन चीज़ें पता चल सकती हैं, हैवियर ऑब्जेक्ट पता चल सकता है, लाइटर पता चल सकता है, फिर इक्वल पता चल सकता है। तो यानी कि तीन आउटकम हमारे पास समझ में आते हैं, इजंट इट सो? अब हमें अरे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 6 ऐसे क्यूब्स हैं, 6 क्यूब्स आर इक्वल ऑफ इक्वल वेट्स एंड वन क्यूब इज लाइटर एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई विच क्यूब इज लाइटर आउट ऑफ दोज 7। विच क्यूब इज लाइटर आउट ऑफ दोज 7। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं कि 7 में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें 3, 3 और 1 में। तो पहले हम टोटल 7 में से 6 क्यूब्स को सेलेक्ट करें और उन 6 को वे करते हैं। कैसे वे करेंगे? अब 6 क्यूब्स को जब हम वे करेंगे, स्टेप नंबर 1, तो 3 और 3 के बंच में उनको ब्रेक करेंगे और एक क्यूब हमने अपना सेपरेट रख लिया। एक क्यूब सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। केस क्या बनेगा? पहला केस ये हो सकता है कि ऑलरेडी हमने 3, 3 को वे किया है, दीज आर इक्वल। तो इफ दीज आर इक्वल, इफ मान लो कि वेट यहाँ पे आया ए और यहाँ वेट आया बी, तो इफ ए इज इक्वल टू बी, इफ बोथ स्केल्स ए एंड बी आर इक्वल, अगर ए और बी इक्वल है तो हमें क्या पता है फिर उस केस में? अगर ए और बी इक्वल है यानी कि ये जो 6 क्यूब्स हैं इन सब का वेट इक्वल ही था, यानी कि दैट इंप्लाइज ये जो हमारा एक बच गया है, एक जो बच गया है दैट रिमेनिंग, ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं, लेट अस से दिस इज इक्वल टू सी। सो देन रिमेनिंग क्यूब इज लाइटेस्ट, बिकॉज बाकी तो इक्वल है। रिमेनिंग क्यूब इज लाइटेस्ट इफ ए इज इक्वल टू बी, तब तो रिमेनिंग क्यूब हमारा लाइटेस्ट होगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और बी इक्वल ना है। बट अगर ए और बी इक्वल नहीं आएंगे तब क्या होगा? कोई एक इनमें से लाइटर होगा। इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, तब या तो क्या होगा, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा और बी ग्रेटर देन ए होगा। तो ए और बी में से कोई एक लाइटर होगा। अब जो लाइटर होगा उसी में लाइटर वाला क्यूब होगा, क्योंकि लाइटर वाले क्यूब की वजह से तो लाइट हो रहा होगा, इजंट इट सो? तो जो भी हमारा लेसर होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने कह दिया मान लो कि हमारा अगर उस केस में ए ग्रेटर देन बी होगा, भी कोई एक केस होगा, ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ तो दैट इंप्लाइज कि जो बी है, बी कंटेन्स लाइटर क्यूब। जो भी हमारा लाइटर होगा वहां पे लाइटर क्यूब होगा डेफिनेटली। तो अब वो वाला बंच हम सेलेक्ट करेंगे, तो हम सेलेक्ट करेंगे बी वाला बंच। ठीक है, अगर ए इक्वल टू बी हो गया तब तो हमें पता है, हमें आंसर अपना मिल गया एक ही स्टेप में। बट ऐसा हमेशा नहीं होगा, इसके लिए तो बहुत लकी होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे लकी, तब भी हमें ये पता चल जाएगा कि अगर कोई ना कोई एक होगा जो कि लाइटर होगा, एक हैवियर होगा, तो जो लाइटर होगा वहां पे हमारा लाइटर वाला क्यूब होगा। तो उस वाले 3 के बंच को हम सेलेक्ट करेंगे और सेकंड स्टेप पे जाएंगे। अब सेकंड स्टेप पे जाके क्या करेंगे? अब जो 3 का बंच हमने सेलेक्ट किया है, इसमें से दो क्यूब्स को वे कर लेंगे 1 और 1, और फिर एक हमारा क्यूब रह जाएगा। अब अगेन यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा? या तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अगर ए इक्वल टू बी हो गया देन जो सी है, सी इज द लाइटेस्ट क्यूब। ठीक है, सी इज द लाइटेस्ट क्यूब। और अगर ये यहाँ पे ही मिल गया हमको, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमें पता है बी इज लाइटेस्ट। और अगर बी ग्रेटर देन ए हो गया तो फिर डेफिनेटली ए इज लाइटेस्ट। तो हमें डेफिनेटली दो स्टेप्स में पता चल जाएगा कौन सा क्यूब हमारा लाइटेस्ट है फॉर श्योर। ऑप्शन ए विल बी द आंसर विच इज इक्वल टू 2। ओके, क्लियर है बात? एंड इन जनरल मान लो 7 की वजह हमारे पास 8 क्यूब्स भी होते हैं, तब भी हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स 2 ही लगते हैं। तब हम क्या करते हैं? 3, 3 और 2 वाला बंच बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास 8 क्यूब्स भी होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तब भी स्टेप्स हमारे कितने लगते हैं? 2 ही लगते हैं। क्या करते हैं? पहले हम 3, 3 वाला बंच बनाते हैं, उनको वे करते हैं, और फिर 2 वाले को रखते हैं सेपरेट। तो या तो 3, 3 वाले बंच से मिल जाता, उसके बाद का प्रोसेस सेम ही रहता। और या फिर अगर ये इक्वल होते तो फिर ये 2 वाला बंच नेक्स्ट स्टेप में लेते और 1, 1 से वे कर देते। अगर 9 क्यूब्स भी होते हैं हमारे पास, तब भी हम 2 बार में ही हमारा काम हो जाता, क्योंकि तब हम ब्रेक करते 3, 3 और 3 में। तो सम इट अप, सीधी सी बात है, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हम वे करेंगे तो वेइंग बैलेंस में 3 आउटकम पॉसिबल मिलेंगे, हैवियर, लाइटर और इक्वल। 3 आउटकम्स पॉसिबल मिलेंगे। तो अगर हमारे पास 3 टू द पावर n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो n अटेम्प्ट्स लगेंगे इन टोटल टू फाइंड आउट विच इज द लाइटेस्ट। अगर लाइटर है, अगर हैवियर है तो विच इज द हैवीएस्ट। ठीक है, अगर कोई एक हमारा ऑड है तो उसके केस में फाइंड आउट करने में n अटेम्प्ट लगेंगे। अगर 3 टू पावर n ऑब्जेक्ट्स हैं या उससे कम है तो भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 9 है, तो 9 मतलब क्या हो, 9 इज 3 स्क्वायर, तो 2 अटेम्प्ट में हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, तब फिर एक ही अटेम्प्ट लगता है।
एक ही अटेम्प्ट लगता, isn't it so? बट 3 से ज़्यादा अगर 4 पे पहुंच गए तो 4 क्योंकि 3 टू पावर 1 से हायर है, दिस इज मोर देन 3 टू पावर 1, तो यहाँ पे 2 अटेम्प्ट लगेंगे तुम्हारे। 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी नंबर होगा तो 2 अटेम्प्ट में होगा। ठीक है, अब अगर मान लो हमने नंबर लिया 29, तो ये क्या है, 29 इज 27 प्लस 2, दिस इज ग्रेटर देन 3 क्यूब, तो यहाँ पे 4 अटेम्प्ट लगेगा इन टोटल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are four statements x, y, z and w and their relations are as follows. If x is incorrect then so is z. तो अगर x हमारा incorrect है then z is also incorrect. ठीक है, ये सवाल सिंपल होते हैं, बस एक बार अच्छे से समझ लेना। एक इस क्वेश्चन को समझ लिया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन कभी भी आएगा लाइफ में तो हमेशा सही करोगे। इफ x इज इनकरेक्ट देन सो इज z, यूनिडायरेक्शनल है यानी कि इसका ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रू नहीं है। अगर x इनकरेक्ट है तो z इनकरेक्ट है, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। कि z इनकरेक्ट है तो x भी होगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ। अगर ऐसा लिखा होगा एंड वाइस वर्सा तब ही वो डायरेक्शन होगा, अदरवाइज x इनकरेक्ट है तो z इनकरेक्ट है, नॉट वाइस वर्सा। इफ y इज इनकरेक्ट इन दैट केस w इज करेक्ट, तो w करेक्ट है। और अगर w करेक्ट है तो फिर x इनकरेक्ट है, तो यहीं पे साथ में बनाते हैं, W करेक्ट है तो फिर X इनकरेक्ट है, और हमें पता है X जब इनकरेक्ट है तो फिर Z भी इनकरेक्ट है। तो पूरा हमारा जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो पूरा एक साथ आ गया कि इफ Y इज इनकरेक्ट देन W इज करेक्ट, इफ W इज करेक्ट देन X इज इनकरेक्ट, इफ X इज इनकरेक्ट देन Z इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो पूरा का पूरा सीक्वेंस आ गया। अब इसमें से किन्हीं भी दो को तुम एक साथ मेंशन कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि सब कुछ एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो अगर Y इनकरेक्ट है तो क्या ये कह सकते हो कि X भी इनकरेक्ट होगा? बिल्कुल कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो राइट। या फिर हम कह सकते हैं कि इफ वाई इज इनकरेक्ट तो फिर जेड भी इनकरेक्ट होगा, बिल्कुल कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो राइट। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, अब एक बात याद रखना, जब भी कभी ऐसा केस हो तो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा इफ ए देन बी, इफ ए देन बी, दिस इज आवर स्टेटमेंट, दिस इज आवर स्टेटमेंट इफ ए देन बी। इसको कैसे लिखेंगे? ए इंप्लाइज बी। ओके, अब इसका रूल ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है कि अगर ए कह रहा है कि इफ ए देन ऑलवेज बी, ए इंप्लाइज बी, इन दैट केस अगर बी नहीं है, नॉट बी इंप्लाइज नॉट ए। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ए कह रहा है कि इफ ए देन बी, यानी ए फॉर श्योर कह रहा है कि बी होगा, तो नॉट बी इंप्लाइज नॉट ए। कॉन्ट्रापॉजिटिव कहता है कि इफ ए देन बी देन नॉट बी। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन नॉट बी का, नॉट बी इंप्लाइज नॉट ए। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब इसका लॉजिक भी समझ लेते हैं साथ में, ऐसा क्यों होता है। देखो, जब हमने कहा कि इफ ए देन बी, तो ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हम सिलोजिज्म वाले क्वेश्चंस में करते हैं कि ऑल ए आर बी, क्योंकि सारे के सारे जब ए है तो बी जरूर है, तो इसका मतलब है कि ऑल ए आर बी। दिस इज सेम एज सेइंग ऑल ए आर बी। ठीक है, ऑल ए आर बी यानी कि ए वाला सेट क्या होगा, बी वाले सेट के इनसाइड होगा। तो हमने कहा कि बी नहीं है, यानी कि बी के सेट के बियॉन्ड चले गए। बी के सेट के बाहर ए हो सकता है क्या? बी के सेट के बाहर ए पॉसिबल नहीं, क्योंकि पूरा पूरा ए क्या है, बी सेट के अंदर है। तो हमने कहा नॉट बी, यानी कि आउटसाइड बी वाला सेट। हमने कहा नॉट बी, तो नॉट बी विल बी आउटसाइड बी वाला सेट। ठीक है, नॉट बी इज दिस, ऑल इज नॉट बी। तो नॉट बी का मतलब क्या हुआ, नॉट बी, दिस इंप्लाइज दैट नॉट ए। जब बी वाले सेट के बाहर चले गए तो ऑब्वियसली ए वाले सेट के तो बाहर ही है, तो नॉट बी इंप्लाइज नॉट ए। क्या ये समझ पाए हो? आई होप कि अप्रिशिएट कर पाओ कि रूल ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव का लॉजिक क्या है। ठीक है, कि ऑल अगर ए इंप्लाई करता है कि बी है तो नॉट बी इंप्लाई करेगा कि नॉट ए है। ठीक है, बस इतना ही है, ये ध्यान रखना कि कभी भी नॉट ए डज नॉट इंप्लाई नॉट बी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे तुम रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हो वेन डायग्राम से कि नॉट ए में बी हो सकता है। ठीक है, नॉट ए में बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, बट नॉट बी ऑलवेज इंप्लाइज नॉट ए फॉर श्योर। ठीक है, और अगेन बी से ए पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि बी के अंदर ए भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब ए के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, सो बी कैन इंप्लाई ए और नॉट ए, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, बट नॉट बी डेफिनेटली इंप्लाइज नॉट ए। ओके, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा था हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, इफ एक्स इज करेक्ट देन सो इज वाई। क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं? इफ एक्स इज करेक्ट देन सो इज वाई, क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं? क्योंकि हमने डेफिनेटली देखा है कि इफ वाई इज इनकरेक्ट देन एक्स इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा एक्स इनकरेक्ट है तो एक्स को करेक्ट कर दो, दैट विल बी कॉन्ट्रा पॉजिटिव। एक्स नॉट इनकरेक्ट यानी कि एक्स इज करेक्ट, और अगर एक्स करेक्ट है तो क्या है, तो फिर वाई भी क्या होगा, वाई का कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी कि वाई विल ऑल्सो बी करेक्ट। तो यस, फर्स्ट इज ट्रू।
फर्स्ट इज ट्रू, इजंट इट सो? सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कह रहा है जेड इज करेक्ट, तो अभी हमने क्या देखा है, जेड इज करेक्ट, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट वाई इज करेक्ट। बट अगर जेड को हमने करेक्ट कर दिया तो वाई और जेड का कनेक्शन क्या है, वाई इज इनकरेक्ट तो जेड इज इनकरेक्ट, अगेन कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखो उसका। तो जेड इज नॉट इनकरेक्ट यानी कि जेड इज करेक्ट इंप्लाइज दैट वाई इज नॉट इनकरेक्ट यानी कि वाई इज करेक्ट। तो अगर जेड करेक्ट है तो वाई भी करेक्ट होगा, तो इट इज नॉट नेसेसरी लिखा हुआ है, दैट इज वाई दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, नेसेसरी है फिर वाई भी करेक्ट होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए आंसर आंसर होगा हमारा। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A cut on a solid object divides the object into two parts where the new surfaces thus produced are plane. On the other hand, one single cut can be used to cut more than one object at a time. In an experiment, the total number of pieces produced by applying n cuts is denoted by xn. The experiment is performed on a solid cube where pieces remain unmoved आफ्टर ईच कट, यानी कि कट करने के बाद भी पीसेस वैसे के वैसे ही साथ में ही रखे रहेंगे, उनको हमें मूव नहीं करना है। इन दिस एक्सपेरिमेंट इफ आफ्टर द थर्ड कट द पीसेस आइडेंटिकल, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, थर्ड कट के बाद में पीसेस आइडेंटिकल हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x4, क्या इनमें से पॉसिबल वैल्यू ऑफ x4 नहीं होगा, क्या पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, क्योंकि हमने 3 कट्स किए हैं यहाँ पे फॉर श्योर, और क्यूब को कट किया है 3 कट्स के साथ में। तो पहले हमारे पास एक सिंगल क्यूब है, ना अगेन ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट इस क्वेश्चन में हमें 3D इमेजिनेशन का समझ का जरूरत पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट में करने वाला नहीं था, इसको करने के लिए बाद के लिए टाइम रखना चाहिए था, अनलेस तुमने ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया हो पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 कट्स कैसे हो सकते हैं, कैसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, देखो 3 कट्स सारे के सारे ऐसा हो सकता है, मल्टीपल केसेस बन सकते हैं। याद हो सकता है कि ऑल 3 कट्स आर इन सेम प्लेन, ऑल 3 कट्स आर पैरेलल, पैरेलल मान लो एक कट हमने ऐसे किया, दूसरा भी ऐसे किया, तीसरा भी ऐसे किया, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, पहला केस ये बन सकता है। सेकंड केस क्या बन सकता है कि 2 कट सेम प्लेन में हो, 2 कट्स इन सेम प्लेन, और एक दूसरे प्लेन में हो, परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, वन परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। ठीक है, थर्ड सिनेरियो हो सकता है कि ऑल 3 परपेंडिकुलर, देखिए हमारा जो क्यूब है वो तो 3D ऑब्जेक्ट है, तो सारे के सारे तीनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं। और ये सीधी ऑब्वियस सी बात है कि 3 के बाद अगर मान लो 4 कट किए होते, टोटल 4 कट्स होते हमारे, तो चारों परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, क्योंकि डायमेंशन तो 3 है, डायमेंशन 3 यानी कि 3 ही कट्स हमारे परपेंडिकुलर हो सकते हैं। क्या अप्रिशिएट कर पाए, चौथा कट हमारा उसका परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, इजंट इट सो? तो पहला वाला सिनेरियो देखते हैं, जबकि ऑल 3 कट्स आर पैरेलल। तो फर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, अगर तीनों कट्स पैरेलल हैं और साथ में हमें पीसेस भी इक्वल बनाने हैं, तो केस क्या बनेगा हमारा, फ्रंट से देख लेते हैं इसको। पहले वाले केस को फ्रंट से देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कट बनेगा, पहला कट ये हो गया, दूसरा कट ये हो गया, तीसरा कट ये हो गया, टोटल 4 पीसेस बने हमारे 3 कट में। ठीक है, 4 पीसेस बने एंड ऑल 4 पीसेस आर इक्वल। ठीक है, तो 3 कट्स में हमारे बने हैं 4 पीसेस, बट हमें अब इसके बाद एक और कट करना है, और क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि चौथे कट के बाद भी सारे पीसेस आइडेंटिकल हैं, चौथे कट के बाद पीसेस हमारे कैसे भी हो सकते हैं, 3 कट के बाद आइडेंटिकल हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देखा, अभी हमने जो 4 पीसेस बनाए तो चारों के चारों पीसेस आइडेंटिकल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। चौथा कट कैसे बना सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी। अब चौथा कट ऐसा बना सकते हो कि या तो ऐसा करो कि इन्हीं में से किसी जगह पे मान लो बीच से ही कट कर दिया इसको, तो सारे पीसेस तो कट हुए नहीं ना यहाँ पे। अगर तूने बीच से कट किया है तो एक पीस हुआ जो 2 पार्ट में हो गया हमारा, इफेक्टिवली हमारे पास 4+1 यानी कि x4 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 5 आ गया, अगर तुमने इस तरह से कट मारा। ठीक है, अगर तुमने पैरेलल में ही एक और कट मार दिया तो अब पीसेस आइडेंटिकल नहीं बचे, बट वो हमें बचाने भी नहीं है, तो 5 पीसेस हमारे पास हो गए इन टोटल। क्योंकि एक कट से बेसिकली क्या होता है, अगर हमने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पीस को कट किया है तो एक कट से एक नया पीस हमारा बनता है। ठीक है, बट अगर हमने कट परपेंडिकुलर मारा यहाँ पे, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर कट मारेंगे तो सारे के सारे पीसेस कट होंगे। अगर हमने परपेंडिकुलर कट मारा, तो मान लो हमने ऐसे कट मारा परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर कट, तो क्या होगा, सारे पीसेस हमारे कट हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ पीसेस कितने बन जाएंगे, पहले 4 थे, 4 × 2 यानी कि 8 पीसेस बन जाएंगे। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, यानी कि पहले वाले केस से हमारा 5 भी पॉसिबल है, 8 भी पॉसिबल है, तो 5 तो पॉसिबल है और 8 भी पॉसिबल है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि आंसर वो होगा जो कि पॉसिबल नहीं होगा। 5 और 8 तो पॉसिबल दिख रहे हैं, पहले वाले से ही हमें पता चल गया। अब सेकंड केस लेते हैं, 2 कट्स इन द सेम प्लेन एंड 1 इन द परपेंडिकुलर प्लेन, सेकंड केस। तो 2 इन द सेम प्लेन
मान लो अगेन दो जो हमने कट किए वो सेम प्लेन पे कट किए, ऐसे हो गए, ठीक है। अब थर्ड कट हमने परपेंडिकुलर किया, तो वो मान लो ये कट हो गया थर्ड वाला। कितने पीसेस बने हमारे, जब हमने दो कट किए जब तक तो तीन पीसेस बन ही गए थे हमारे। फिर जैसे परपेंडिकुलर कट किया तो 3 × 2 6 पीसेस बन गए, तो 6 पीसेस हमारे पास 3 कट्स में ही हो गए। 6 पीसेस हमारे पास 3 कट्स में ही हो गए। अब चौथा कट कैसे लगा सकते हैं, जो हमने दो कट किए हैं या तो उनके पैरेलल में लगा दो या उसको परपेंडिकुलर कर दो, ठीक है। सो मल्टीपल केसेस बन सकते हैं यहाँ पे। या तो ऐसा होगा, अभी जो चौथा कट होगा हमारा, या तो ये कट ऐसे मार दो, क्योंकि अगेन चौथे कट पे कोई कंडीशन तो है नहीं। अगर हमने इसको इस तरह से कट किया तो ये कितने कट्स, कितने पीसेस होंगे जिनको अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर के दो पीसेस थे 6 में से जो अपर 2 पीसेस थे बस उनको कट कर रहा है। तो यहाँ पे इस वाले केस में हमारे पास 6 + 2 पीसेस होंगे, यानी 8 पीसेस बनेंगे, 8 पीसेस बनेंगे, ठीक है। अगर हम पर्पल कट मारें तो सारे पीसेस कट हो सकते हैं, सारे पीसेस कट हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले केस में कितने बनेंगे हमारे पास, 6 ऑलरेडी थे, सारे के सारे 6 को कट हो रहा है, 6 × 2 12 पीसेस बन जा रहे हैं, 12 पीसेस बन जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि 12 भी पॉसिबल हो गया। और जैसे ही तुम्हें 3 देख ले तो पता है कि ऑप्शन ये आंसर होगा, 16 पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये आंसर होगा, बट फिर भी हम पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आंसर तो मिल गया हमको, बट फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्लियर, ठीक है। सिमिलरली हम फोर्थ कट ऐसे ही बना सकते थे कि हम ये करते कि फोर्थ कट इस तरह से मारते, ठीक है। फोर्थ कट ऐसा मारते, तो इस केस में क्या होगा, 6 में से हमारे 3 पीसेज ही वही कट हो रहे हैं, तो इस केस में कितने बनेंगे हमारे पास, 6 में से 3 ही कट हो रहे हैं, तो 3 + 3 हो जाएगा, यानी 6 + 3 इफेक्टिवली 9 पीसेस बनेंगे यहाँ पे। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि यहाँ पे भी देखो मल्टीपल केसेस हमारे होता है, तो ये क्वेश्चन मुश्किल है, मुश्किल है इमेजिन करना, इस तरह से समझ पाना, इतने सारे केसेस को देख पाना। हालांकि अगर प्रॉपरली लास्ट में लॉजिक देखेंगे कि ऐसे केसेस में, क्योंकि कई बार एक्सट्रीम ऑप्शन हमारे सही होते हैं, तो एक्सट्रीम ऑप्शन मतलब क्या, देखो 5 तो यहाँ पे डेफिनेटली बन पा रहा है, ठीक है। 16 कैसे बनेगा, क्योंकि हमने पहले ही ये हमें पता है कंस्टेंट हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, तो पैरेलल कट परपेंडिकुलर कट कितने बना सकते हो, मैक्सिमम 3 बना सकते हो, 3 से ज़्यादा परपेंडिकुलर कट हमारे पास हो नहीं सकते। और जब एक परपेंडिकुलर कट बनाओगे तो एक को 2 में डिवाइड करोगे, फिर सेकंड परपेंडिकुलर कट बनाया, फिर 2 से 4 हो गए, थर्ड परपेंडिकुलर कट बनाते हैं कितने पीसेस हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। देखिए जो थर्ड हमारा केस है यहाँ पे हमें 8 पीसेस मिल रहे हैं, बट अब जो चौथा कट बनाओगे वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर हो सकता, अगर 4D फिगर पॉसिबल होता तो 16 पीसेस बन पाते, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, तो 2 ⁴ नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल 4 कट से, इजंट इट सो। तो 16 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्या क्लियर, ठीक है। तो अभी हम बना लेते हैं पहले तो 8 पीसेस वाला अपना डायग्राम। ये हो गया, एक कट हमारा ऐसे हो गया, एक कट ऐसे हो गया, और एक कट ऐसे हो गया, टोटल 8 पीसेस बन गए। अब फोर्थ कट हमारा पैरेलल ही होगा, किसी ना किसी का, किसी ना किसी का पैरेलल ही होगा, ठीक है। तो अब मान लो हमने फोर्थ कट बना दिया ऐसे, तो नंबर ऑफ पीसेस तो यहाँ पे फिक्स है, कैसे भी पैरेलल बनाओ चाहे किसी भी फेज में, क्योंकि हर एक प्लेन में हमारा एक ही कट है। तो अभी कितने पीसेस बन गए हमारे, ये जो पैरेलल कट हमारा जो बन रहा है, ये पैरेलल कट हमारे 4 पीसेस को ही काट रहा है, तो 4 और पीसेस क्रिएट होंगे, यानी कि 8 ऑलरेडी थे, 4 और क्रिएट हो जाएंगे, 8 + 4 12 पीसेस हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 16 तो बना ही नहीं सकते, ठीक है। एक और दिमाग लगा सकते हो, सोच सकते हो कि हाँ थोड़ा सा हम जुगाड़ करते हैं, ऑब्लिक कट करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन ये तो नहीं कह रहा कि सारे के सारे प्लेन में ही होने चाहिए, पैरेलल ही होने चाहिए। सो प्लेन के पैरेलल नहीं भी हो, क्वेश्चन मेंशन कर रहा है क्या, न्यू सर्विस प्लेन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो एक बार देख लेते हैं, हालांकि आंसर तो अपना वही रहेगा, पर फिर भी एक बार सोचने के लिए कि अगर हमने मान लो ऑब्लिक कट किया, टेढ़ा मेढ़ा कट किया, टेढ़ा मेढ़ा इन द सेंस कि एंगल पे कट किया, ठीक है, एंगल पे कट किया, तब कितने पीसेस मैक्सिमम बन सकते हैं, क्योंकि पहले 3 कट में तो आइडेंटिकल बनाने ही थे, ठीक है। अब हम एक कट ऐसा कर सकते हैं कि जो लास्ट कट करेंगे उसको ऐसा कट करें सो दैट, लेट उससे हमने ऐसे काटा, इस तरह से काटा, तो अब ये जो कट है हमारा, इस कट से पूरा देखो, इसको 3D में समझने की कोशिश करो, तो ये पूरा जाएगा एंड तक, और ये कितने पीसेस को कट करेगा इफेक्टिवली, ये देखो अगर हम फ्रंट में देखें तो इस पीस को कट कर रहा है, इसको कट कर रहा है, इसको कट कर रहा है, और सिमिलरली बैक में भी इन्हीं 3 पीसेस को कट करेगा, यानी कि ये वाला पीस हो गया, ये वाला पीस हो गया, और साथ में ये वाला पीस हो गया, ठीक है। सो दिस पीस विल नॉट बी कट,
और इसके पीछे वाला जो पीस होगा वो भी कट नहीं होगा, ठीक है, उसके पीछे वाला पीस भी कट नहीं होगा, 2 पीसेस कट नहीं होंगे, 6 कट होंगे, और जो कट होंगे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो इफेक्टिवली यहाँ से हमारे पीसेस कितने हो जाएंगे 8 + 6, क्योंकि 6 पीसेस को कट किया है इसने, यानी 14 पीसेस बन जाएंगे इस केस में। यहाँ से भी हमारा 16 बना तो पॉसिबल ही नहीं है, चाहे तुम ऑब्लिक कट करो, टेढ़ा मेढ़ा कट भी करोगे, ठीक है, तो भी उस केस में भी हमारे पास मैक्सिमम पीसेस 14 बन सकते हैं, 16 तब भी नहीं बन पाएंगे। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, इज दिस क्लियर? तो सारे जो पॉसिबल केसेस थे हमने सारे के सारे केसेस को अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप कि ये बात तो मैं समझ में आएंगे, फिर भी कहीं कोई इस क्वेश्चन में जरा सा भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, अगर सेशन मतलब बातें पसंद आई है, समझ पाए हो तो भी कमेंट जरूर मेंशन करना। ठीक है, अभी क्वेश्चन रह गए हैं तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप ऑफ अ टेबल इज रेक्टेंगुलर एंड इट्स डायमेंशंस आर 6 × 10. Two rectangular portions of the table top are painted in blue color and both these portions have dimensions 2.5 × 8. तो 6 फीट क्रॉस 10 फीट की हमारी टेबल है और हमने जो पोर्शंस बनाए हैं उनका डायमेंशन है 2.5 फीट क्रॉस 8 फीट। ठीक है, ये हमारे पोर्शंस हैं एंड ईच ऑफ देम हैज एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन विद 2 एजेस ऑफ द टेबल टॉप, यानी कि ये जो पोर्शंस हमने पेंट किए हैं ये एजेस पे हैं, एजेस पे हैं, इनका 2 एजेस कॉमन है। और साथ में ये भी क्लियर है क्योंकि डायमेंशन अपनी देखो 2.5 × 8 है, तो जो 8 वाला डायमेंशन है हमारा, ये 6 वाले डायमेंशन के अलॉन्ग तो आ ही नहीं सकता। तो इससे हमें चीज़ें क्लियर हो गई कि ये हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन ही हैं, लिमिटेड ऑप्शन ही हैं। ठीक है, लेट अस से दिस इज अवर टेबल 6 × 10। ओके, तो 2.5 × 8 कैसे बन सकता है? हमें ये पता है 2.5 2.5 वाला जो पार्ट है ये 6 वाले साइड में ही आएगा, क्योंकि 8 वाला पार्ट 6 वाले साइड में आ ही नहीं सकता है, 8 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो एक ही केस पॉसिबल है, इस तरह से बनाओ, ऐसा बनाओ कुछ। ठीक है, अब ये जो इस तरह से बना रहे हो या तो ये लेफ्ट साइड पे आ सकता है या राइट साइड पे बना सकते हो इसको, इस तरह से राइट साइड पे चला गया तो भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, राइट पे भी जा सकता है। सिमिलरली अब सेकंड बार जो 2.5 × 8 हमारा ऊपर आ गया पोर्शन, ऐसे ही नीचे भी आ सकता है। अब या तो लेफ्ट पे आएगा और या फिर यही सेम चीज़ राइट पे भी जा सकती है, तो इसके लिए भी 2 केसेस बनेंगे, लेफ्ट और राइट, इजंट इट सो? ठीक है, साथ में तो नहीं आ सकते बिकॉज हमारा एक का ही डायमेंशन 8 है, टोटल डायमेंशन 10 अवेलेबल है, तो एक साथ दोनों तो नहीं आ सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल, इजंट इट सो? और दोनों हर सारे केसेस में देख पा रहे हो कि तो हमारे 2 साइड्स कॉमन निकल रहे हैं, 2 साइड्स हमारे सारे केसेस में कॉमन निकल रहे हैं। ठीक है, एक केस बना देते हैं ताकि चीज़ें समझ में आ जाए, फिर उसके बाद में आसान हो जाएंगी चीज़ें। देखो हमने मान लो एक बनाया अपना, दिस इज वन ऑफ देम, ये 2.5 × 8 का एक हमने बना दिया। ठीक है, और ऐसे ही हमने एक ड्रॉ कर दिया नीचे, दो एक साथ ब्लू हमारे पेंट हो गए, 2.5 × 8। दिस इज वन ऑफ द केसेस। ठीक है, अब इसको ऊपर वाले को कह देते हैं टॉप वाला, नीचे वाले को कहते हैं बॉटम वाला, टॉप बॉटम और लेफ्ट और राइट। ठीक है, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। तो क्या केसेस बन सकते हैं, या तो टॉप वाला हमारा लेफ्ट में हो, बॉटम वाला भी लेफ्ट में रख लो, ये एक पॉसिबल केस हुआ। ठीक है, दोनों लेफ्ट में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर दोनों राइट में आ जाए, टॉप भी राइट में हो बॉटम वाला भी राइट में हो, यही पॉसिबल है। या फिर कह सकते हो टॉप वाला लेफ्ट में हो बॉटम वाला राइट में हो जाए, यही पॉसिबल है। या फिर कह सकते हो टॉप वाला राइट में हो और बॉटम वाला लेफ्ट में आ जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। टोटल हमारे पास 4 केसेस बनेंगे, ऑप्शन बी आंसर होगा, क्योंकि टॉप वाले के पास भी 2 चॉइसेस हैं, या तो लेफ्ट में आएगा या फिर राइट में आएगा, बॉटम वाले के पास भी 2 चॉइसेस हैं, या तो लेफ्ट में आएगा या फिर राइट में आएगा, तो 2 × 2 टोटल 4 केसेस बनेंगे। दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। डिफिकल्ट तो नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा इमेजिनेशन करने का जरूरत था, थोड़ा समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 4। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two identical straight rods are painted in 5 distinct colors so that each of them gets divided into 5 equal parts along the length. तो हमने 2 आइडेंटिकल रॉड्स लिए हैं, ठीक है, उनका लेंथ सेम है, सब कुछ सेम है, और इनको 5 डिस्टिंक्ट कलर से पेंट किया सो दैट ईच ऑफ देम गेट्स डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स along the length. In one of them, the portions are marked P1, P2, P3, P4, and P5, not necessarily in that order, whereas in the other, they are marked Q1, Q2, Q3, Q4, and Q5. तो 5 कलर से हमने पेंट किया है, ठीक है, डिस्टिंक्ट कलर से पेंट किया है। तो पहले वाले P1, P2, P3, P4, P5 हमने मार्क किया है इनको, और दूसरे में मार्क किया है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। अब ऑर्डर इनका डिफरेंट हो सकता है। फिर मेंशन है व्हेन द रॉड्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर साइड बाय साइड, P1 एंड Q3 मैच करता है। जब रॉड्स को हम साइड बाय साइड रख रहे हैं
तो P1 और Q3 मैच करता है, ठीक है। मैच करने का मतलब क्या हुआ कि उनका कलर सेम है, कलर सेम है क्योंकि 5 कलर्स है। P1 और Q3 मैच करता है, P1 इक्वल टू Q3। P4 मैचेस Q1 और Q2, यानी P4 हमारा बराबर होगा या तो Q1 के या फिर Q2 के, और Q4 मैचेस P3 और P5। Q4 इज इक्वल टू P3 और P5। तो ये तीन हमारे पास कंस्टेंट है, और साथ में एडिशनल एक और कंस्टेंट है Q3 एंड Q5 एडजेसेंट। Q3 कॉमा Q5 ये साथ में है, ठीक है। अब अगेन डायरेक्शन हो सकता है कि Q3 ऊपर है, Q5 नीचे है, Q5 ऊपर है, Q3 नीचे है, बट साथ में है। क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी हमें देखना है, ठीक है। मल्टीपल केसेस बन सकते हैं यहाँ पे, तो बस जो पॉसिबल हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे क्या करेंगे, उसके हिसाब से अपना केस बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहली रॉड हमारी होगी, पहला कॉलम हो गया क्यू के लिए, पी वाले के लिए, दूसरा हो गया क्यू वाले के लिए। अब Q3 इज मार्क्ड एट द मिडिल पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट रॉड, ठीक है। सो Q3 हमने मार्क कर दिया मिडिल पोर्शन में। अगर Q3 मार्क किया मिडिल में, तो सिंस P1 एंड Q3 आर मैचिंग, तो P1 मस्ट बी एट दिस ब्लॉक, ठीक है। P1 और Q3 मैच कर रहा है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, P4 कहीं पे भी रख दो, ठीक है, क्योंकि कोई कंडीशन तो नहीं कहाँ पे रखोगे। P4 को रखा तो Q1 और Q2 में से कोई एक रखना है, Q1 फिलअप कर दिया। अब Q3 के साथ में Q5 भी आना है, तो Q5 को ले आए, ठीक है। साथ में हमें Q4 और P3 P5, ठीक है, तो Q4 कहीं पे रख दो, Q4 रख दिया, और उसके साथ में P3 को रख दिया, मान लो सारे हो गए। Q1 Q2 आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अभी तक कोई हमारा जितने भी कंस्टेंट है सारे के सारे फॉलो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बचे हुए को फिलअप करो ना करो, हमें पता है कि दिस केस इज पॉसिबल, पॉसिबल है क्योंकि कोई भी हमारा कंस्टेंट ब्रेक नहीं हुआ है और हमने सारे की चीज़ों को फिलअप कर दिया, ठीक है। P2 यहाँ रख दो, P5 यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो भी हमारे कंस्टेंट है वो सारे के सारे फिलअप हो रहे हैं। दिस इज पॉसिबल, फर्स्ट वाला पॉसिबल है। सेकंड को देखते हैं। सेकंड कह रहा है P2 इज मार्क्ड एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट रॉड। P2 को मार्क किया एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट रॉड, ठीक है। तो एक एक्सट्रीम पे P2 को मार्क कर दिया। P2 के साथ में कोई कंडीशन तो ऐसा है नहीं, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है, बाकियों को फिलअप करते हैं, ठीक है। P2 को हमने एक एक्सट्रीम पोर्शन में मार्क कर दिया। अब P1 और Q3 को साथ में रख दो, P4 और Q1 या Q2 साथ में आ जाएगा। तो चलो P4 को यहाँ रख दिया और Q1 को साथ में रख दिया। Q5 और Q3 को साथ में आना है, तो Q5 को यहाँ पर रख दिया, और फिर साथ में Q4 को P3 और P5 में से किसी एक के साथ में आना है, ठीक है। सो Q4 रख दिया यहाँ पे, और मान लो यहाँ P3 फिलअप कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा P5। अगेन कोई भी कंडीशन हमारा ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। P1 इक्वल टू Q3 हो रहा है, P4 इक्वल टू Q1 और Q2 हो रहा है, हाँ हो रहा है, और Q4 इक्वल टू P3 और P5 हो रहा है, और Q3 Q5 के साथ में सारी कंडीशंस यहाँ पे ही फॉलो हो रही हैं। तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो बोथ 1 एंड 2 आर पॉसिबल, दोनों पॉसिबल है। अब साथ में पॉसिबल हो नहीं हो, अलग अलग पॉसिबल हो, बट पॉसिबल है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ये नहीं करेंगे दोनों को साथ में पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। बट दोनों पॉसिबल है, इजंट इट सो? तो बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ इसको पढ़ने में टाइम लगता है, और साथ में लैंग्वेज को समझना वो थोड़ा सा टाइम लेता है। अदरवाइज क्वेश्चन वॉज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंस्टेंट नहीं है और इजीली फिलअप हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल केसेस इवन जो फिलअप भी किया है, तुम कुछ कुछ वैल्यूज को चेंज भी करोगे तो भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल P2 P5 हमने यहाँ पे फिलअप किया, तो P2 P5 को आपस में बदल भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तब भी ये चीज़ पॉसिबल रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनना है जो कि पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा फॉर श्योर। ओके, सो आई गेस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। हाँ, सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आई बिलीव कि जो भी बातें हमने डिस्कस की सारी के सारी समझ में आएंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, और रीजनिंग क्वेश्चन पर कंपेरेटिवली ईजियर। कुछ क्वेश्चन को छोड़ दो तो बाकी क्वेश्चन हमारे डेफिनेटली ईजी थे, ठीक है। तो कमेंट में अगर मेंशन करना तुम्हारे कितने क्वेश्चन इनमें से करेक्ट हुए थे, कितने तुम एग्जाम कंडीशन में करेक्ट कर पाए, बिकॉज एग्जाम कंडीशन में चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती है ऑब्वियसली। बाद में करना वो एक अलग बात है, और एग्जाम कंडीशन में, एग्जाम प्रेशर में करना, जब साथ में तुम बाकी क्वांट क्वेश्चन फेस कर रहे हो, आरसी फेस कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं, और पिक करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं सेशन में, बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।